Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sumaira Mumtaz, and today we are going to discuss the topic from first year chemistry chapter 3, and topic is radioactivity. इससे पहले क्रुक्स ट्यूब में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्रुक्स ट्यूब में गैस का प्रेशर रिड्यूस करके उसको हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया। हाई पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद वहाँ से कैथोड रेज और पॉजिटिव रेज जनरेट हुई, जिनको बाद में डिस्कवर किया गया कि वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो पहले ये कॉन्सेप्ट लिया गया था कि इस तरह की रेडिएशंस उसी सूरत में जनरेट हो सकती हैं जब तक कि किसी मटेरियल को हीट ना किया जाए या कोई एक्सटर्नल फील्ड में ना रखा जाए, जब तक ये रेडिएशंस इमिट नहीं हो सकती। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत साबित हुआ। कैसे साबित हुआ गलत? कि एक मिनरल फाइंड आउट हुआ उस टाइम पे जिसको पिच ब्लेंड कहते हैं, और उसका नाम यूरेनिनाइट भी है। और उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि वो ऐसा मिनरल है जिसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। रेडिएशंस उसमें से ऑब्जर्व हो रही थी बगैर किसी हीट सोर्स के या एक्सटर्नल सोर्स के। इस मिनरल पे हेनरी बेक्वेरेल ने बहुत सारे टेस्ट किए, उसको एग्जामिन किया और उसको हीट किया, उसको कूल किया, उसको किसी फील्ड में रखा गया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि उस पिच ब्लेंड में से जो रेडिएशंस निकल रही थी वो कंटिन्यूस थी, यूनिफॉर्म थी, और उस पर किसी भी सूरत में कोई असर नहीं हो रहा था, ना हीट करने से ना कूल करने से। ये रेडिएशंस यूनिफॉर्मली उसमें से ऑब्जर्व हो रही थी और फोटोग्राफिक प्लेट पे उनका इफेक्ट इमेज ऑब्जर्व हो रहा था। अच्छा, हेनरी बेक्वेरेल ने इस मिनरल को इस मिनरल का नाम पिच ब्लेंड है, उस मिनरल को बहुत सारी शीट्स में रैप किया, उसको फोटोग्राफिक प्लेट के सामने रखा, तो स्टिल वो जो रेज थी वो इमिट होके फोटोग्राफिक प्लेट पे पेनिट्रेट होके और उसका इमेज स्टिल दे रही थी। इसने बहुत सारी चीज़ों में इसको रैप किया, उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन स्टिल वो वहाँ से भी रेडिएट कर रही थी। सिर्फ लेड ऐसा मटेरियल था, लेड की शीट ऐसी शीट थी कि जो इन रेज को स्टॉप कर पा रही थी। यानी उस मिनरल को, पिच ब्लेंड को लेड की शीट में जब फोल्ड किया गया, रैप किया गया और उसको फोटोग्राफिक प्लेट के सामने रखा गया, तो वो लेड की जो प्लेट थी, लेड की जो शीट थी, वो उन रेडिएशंस को स्टॉप कर पाई। तो इससे हेनरी बेक्वेरेल ने आइडिया लिया कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, और हेनरी बेक्वेरेल ही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का तस्वुर दिया। और जो रेडिएशंस पिच ब्लेंड से निकल रही थी वो बाद में ऑब्जर्व हुई कि रिकॉग्नाइज हुई इलेक्ट्रॉन के नाम से। रेडियो एक्टिविटी में मैरी क्यूरी ने भी बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। मैरी क्यूरी ने अपने हस्बैंड पेरी क्यूरी के साथ मिलके बहुत रेडियो एक्टिविटी फील्ड में काम किया, और बहुत ही ज़्यादा सख्त मेहनत के बाद उन्होंने रेडियम को आइसोलेट किया। और रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये पीरियोडिक टेबल में 88 नंबर पे पाया जाता है। इसको रेडियम का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस
एमिट हो रही थी, इसलिए इसका नाम रेडियम रखा गया। मैरी क्यूरी ने उसके बाद एक और एलिमेंट पोलोनियम भी डिस्कवर किया, जो कि पीरियोडिक टेबल में 84 नंबर पे पाया जाता है। यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 84 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 84 है। और इसका नाम पोलोनियम इसलिए रखा गया क्योंकि मैरी क्यूरी पोलैंड से बिलोंग करती थी और उन्होंने अपने नेटिव कंट्री पोलैंड के नाम पे इस एलिमेंट का नाम पोलोनियम रखा। और ये पोलोनियम भी ऐसा एलिमेंट था कि जिसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस या की इमिशंस हो रही थी। और उसके बाद भी कई ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए कि जिसमें से ये डिस्कवर किया गया कि वो रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम दिया गया। अब देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी? The element which give out invisible radiations are known to be radioactive elements and the phenomena is known as radioactivity. ऐसे elements जो invisible radiations give out करें, यानी ऐसे एलिमेंट जिनमें से इनविजिबल रेडिएशंस निकले, ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है और इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। The element which give out invisible radiations are known to be radioactive element and the phenomena is known as radioactivity. और पीरियोडिक टेबल में लेड के बाद जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं, और उनमें से रेडियो एक्टिव रेज रेडिएशंस निकल रही होती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जो रेज निकल रही थी, ये ऑब्जर्व किया गया कि ये रेडिएशंस एक ही तरह की रेडिएशंस नहीं है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं। और ये किस तरह से ऑब्जर्व हुआ? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में इस तरह से एक कंक्रीट का ब्लॉक लिया गया और उसके सेंटर में एक वेल या एक सुराख बनाया गया और उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया, यानी कि आप कंसीडर करें कि इसमें रेडियम को रखा गया। रेडियम हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इस कंक्रीट के ब्लॉक में होल किया गया और उसमें रेडियम को रखा गया और इसके ऊपर एक पावरफुल मैग्नेट रखा गया परपेंडिकुलर टू द रेडिएशंस ऑफ द that radioactive element। इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाई पावर्ड मैग्नेट रखा गया और इसके ऊपर एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी गई ताकि इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया जा सके, इन रेडिएशंस को जो सेंसर कर सके, उस ऐसी फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई इसके ऊपर। और जब रेडिएशंस यहाँ से पास थ्रू हुई और इस मैग्नेट से पास हुई तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये 3 तरह की रेडिएशंस थी। 2 तरह की रेडिएशंस ऐसी थी कि जो ऑपोजिट साइड्स में डिफ्लेक्ट कर रही थी, एक साइड पे डिफ्लेक्ट कर रही थी, दूसरा उसके ऑपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रही थी, और एक तरह की रेज ऐसी थी जो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट जा रही थी, जिससे ये कंक्लूड किया गया कि ये जो रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं वो एक्चुअली चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं, और जो रेडिएशन डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है दैट इज न्यूट्रल, और इसी वजह से ये रेडिएट नहीं कर रही है। और इन रेज का नाम दिया गया अल्फा रेज, बीटा एंड गामा रेज। इन रेज को ऑब्जर्व किया गया, इसकी प्रॉपर्टीज को देखा गया, तो ये फाइंड आउट हुआ कि अल्फा रेज
These are actually fast moving helium nuclei, यानी कि अल्फा रेज जो हैं वो एक्चुअली अल्फा न्यूक्लियाई है, यानी इसके अंदर दो प्रोटॉन्स मौजूद हैं। दो प्रोटॉन हीलियम में होते हैं, तो इसलिए दे आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई एंड इट कैन आयोनाइज एयर। ये एयर को आयोनाइज कर सकती है। इट कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। ये किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर सकती है। ये अल्फा रेज ऐसी हैं कि जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर सकती हैं, नॉक आउट कर सकती हैं। और इनकी रेंज 1 to 2 सेंटीमीटर है एयर। ये एयर में 1 to 2 सेंटीमीटर ट्रेवल कर सकती हैं। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे अगर स्ट्राइक करें तो वहाँ पे फ्लैशेस भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज में क्या कुछ है कि these are fast moving helium nuclei, they can ionize air, they can knock out electrons from atom, and they travel in smaller range, that is 1 to 2 centimeter in the air, and they produce flashes on fluorescent screen. Properties of beta rays. Actually they are fast moving electrons, means they are negatively charged. They are fast moving electrons, they travel in a range of 1 to 2 meter in the air. ये 1 से लेकर 2 मीटर तक एयर में ट्रेवल कर सकती हैं। इट कैन पेनिट्रेट थ्रू स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर, और ये इनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि ये पेनिट्रेट कर सकती हैं स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर में। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। जो रेज अनडिफ्लेक्टेड थी वो एक्चुअली गामा रेज थी। दे आर नॉन मटीरियल रेज। ये मटीरियल नहीं है। जिस तरह से हीलियम न्यूक्लियाई में दो प्रोटॉन होते हैं, मटीरियल है, और इलेक्ट्रॉन भी मटीरियल है, लाइट मटीरियल है लेकिन मटीरियल है। लेकिन गामा रेज जो थी वो नॉन मटीरियल रेज है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, और इनकी वेवलेंथ इतनी शॉर्ट है कि एक्सरे की तरह इनकी वेवलेंथ है। एक्सरे भी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट, हाईली पावर्ड रेज होती हैं, तो उनकी वेवलेंथ, जिनकी पावर ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो वो ज़्यादा ट्रेवल करती हैं। तो their wavelength is short like X-ray, and they can penetrate up to 20 centimeter thickness of lead. lead जो कि मेटल है उसमें ये 20 सेंटीमीटर की थिकनेस तक पेनिट्रेट कर सकती हैं गामा रेज, एंड these rays can kick out electrons from matter, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट कर सकती हैं और उसको आयनाइज कर सकती हैं। So these were the properties of alpha, beta and gamma rays which can be produced from the radioactive elements. This is up for today. Hope you have all understand this topic very well. Uh, Thank you. Thanks for watching. Allah Hafiz.